नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आज हम लोग एक नया चैप्टर करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। जो राष्ट्रवाद है, आखिरकार इसका क्या मतलब होता है? राष्ट्रवाद का अगर हम मतलब देखें तो इसका मतलब होता है देश के प्रति प्रेम, यानी देश के प्रति प्रेम ही राष्ट्रवाद कहलाया जाता है। इंग्लिश में इसे पेट्रियोटिक फीलिंग कहा जाता है और राष्ट्रवाद को नेशनलिज्म कहा जाता है। अब भारत में राष्ट्रवाद ये इस चीज को बताता है कि भारत के अंदर, भारत के लोगों के अंदर किस तरीके से राष्ट्रवाद आया, यानी देश के प्रति प्रेम भारत के लोगों के अंदर किस तरीके से जगा। और इस चैप्टर के अंदर अगर हम ये देखेंगे तो ज्यादातर जो बात की गई वो आंदोलनों की गई है, यानी आंदोलन के जरिए भारत देश के अंदर पेट्रियोटिक फीलिंग उभर कर बहुत ज्यादा आई। तो इस चैप्टर का जो पहला पेज है उसकी मैं यहाँ पर आपको समरी दूंगा। अगर आपको ये समरी नहीं सुनना तो सीधा आप वीडियो को थोड़ा आगे करके इस टॉपिक पे आ सकते हैं। हालांकि ये जो समरी है वो आपको एक समझ देगी इस चैप्टर को समझने के लिए। अगर आपको इम्पोर्टेंट लगता है तो देखिए, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। तो हाँ, अगर हम इस समरी इस पहले पेज की मैं आपको समरी दूं, इसका नोट्स नहीं बनाना है, बस केवल इसको समझना है। दरअसल इसमें यह बताया जाता है कि जैसे आपने जब आपने यूरोप का चैप्टर पढ़ा था, यूरोप में राष्ट्रवाद जब आपने ये पढ़ा था तो उसके अंदर आपने ये समझा था कि जो यूरोप है उसके अंदर बहुत सारी चीजें हो रही थी, जैसे कि नए नए जो देश हैं वो आपस में मिल रहे थे और अपना एक नया राष्ट्र वो लोग बना रहे थे। वहां पे उनके नए गीत लिखे जा रहे थे, नए सिंबल्स बनाए जा रहे थे, नए चिन्ह वगैरह ये सारी चीजें हो रही थी, नए विचार स्थापित हो रहे थे। अलग अलग कह सकते हैं समुदाय के लोग हैं वो आपस में जुड़ रहे थे और अपने आप को एक अलग रास्ता दिखा रहे थे, अपने आप को एक यूनिक बना रहे थे, अलग बना रहे थे। एक नई चीज उभर कर सामने आ रही थी यूरोप के अंदर, हमने ये पढ़ा था। अब यही हमें करना है कि भारत देश के अंदर ये सारी चीजें कैसे हो पाई। दरअसल इसका इस सेंस में मतलब निकाले हम कि जैसे भारत देश है, ब्रिटिशर्स के आने से पहले राजाओं महाराजाओं के हिसाब से पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड था, यानी अलग अलग जगह पे अलग अलग राजा जो महाराजा हुआ करते थे वो लोग राज करते थे और हर जगह पूरा चीज बटा हुआ था। तो ये जो बटा हुआ है वो एक कैसे हुआ, यानी एक होने की प्रोसेस ये कैसे रही, उसी का ये चैप्टर है, थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता है थोड़ा बहुत। तो चलिए, हम अगला जो हमारा दूसरा पैरा है वो इस चीज पे जोर देता है। दरअसल क्या होता है था, पहले इसका एक एग्जांपल अगर मैं दूं आपको, तो पहले क्या होता था कि जैसे बताया राजा महाराजा राज करते थे, यहाँ पे कोई और राजा, कहीं पे कोई और राजा है। तो उससे पहले तब वो फीलिंग नहीं आ पाती थी। जैसे एक पर्सन है वो किसी दूसरे राज्य में जाता था जहाँ का राजा अलग है, तो उसको एक अलगपन लगता था, एक अजीब सा लगता था कि पता नहीं यहाँ का राजा यहाँ कैसा हो, रूल्स एंड रेगुलेशन कैसा हो कैसा नहीं, उसे डर सा लगा रहता था। सेम अगर वहां का पर्सन इसके इधर आता था, इनके इनके राजा के उधर अपने उस लोकेलिटी में आता था, उस इलाके में आता था, इस राज्य में आता था, तो सेम उसको भी फीलिंग यही होती थी कि पता नहीं यहाँ का राजा कैसा है कैसा नहीं है। लेकिन आजकल हम देखें तो आजकल ऐसा नहीं होता। अगर आप भारत देश के अंदर कहीं पे भी आप चले जाओ तो एक सिक्योर फीलिंग रहती है कि नहीं भाई, हम भारत के अंदर, कोई डरने की कोई बात नहीं, कोई नहीं, भारत में दिक्कत नहीं होगा। जैसे अगर आप फॉरेन जाओ तो आपको थोड़ा डर लगेगा कि नई नई जगह, पता नहीं यहाँ के लोग कैसे हैं कैसे नहीं है, ये आपको डर लगा रहता है। इवन ये भी होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल आप विदेश गए हुए हो, तो विदेश में क्या होता है कि आप कोई सुनता है कि किसी भारतीय से लड़ाई हो गई ना, तो आप किसी बंदे की दूसरे बंदे की लड़ाई हो रही है, तो आपको बस ये पता चलता है कि वो भारतीय है, तो देन आप क्या करोगे, उस बंदे का सपोर्ट करने जाओगे। कि क्यों जाओगे? क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ वो इंडिया से बिलोंग करता है, भारत से बिलोंग करता है, आप उससे कभी मिले नहीं हो, वो आपके स्टेट में नहीं रहता, लेकिन भारत के किसी भी स्टेट से वो बंदा बिलोंग करता है। आप ये सब नहीं सोचोगे, आप उसकी क्या करोगे, जस्ट हेल्प करोगे, आप उसका सपोर्ट करोगे। ये इसी वजह से हो पाया है, जस्ट बिकॉज ऑफ हमारे अंदर ना जो ब्रदरहुड है वो धीरे धीरे करके, क्योंकि हम लोग एक हैं, एक फीलिंग आ चुकी है कि हम सारे लोग एक हैं, बाहर हम फुल एक दूसरे को, भारतीय होने के नाते हम सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। लेकिन पहले ये फीलिंग नहीं थी। क्यों नहीं थी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि राजा महाराजा हुआ करते थे, तो एक जैसा वो जो बाउंडेशन है वो नहीं हो पाती थी। लेकिन अब ये दूर हो चुका है। तो दरअसल एक चीज हम लोगों में कॉमन थी, वो ये थी कि जैसे यहाँ पे ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स राज वगैरह किए,
तब भी हमारे में ये एक यूनिटी नहीं हो पाई। लेकिन एक चीज ये था कि ब्रिटिशर्स ने हमको भी परेशान किया था और उन लोगों को भी परेशान किया था। यानी भारत के जो अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोग हैं, ये किसी ना किसी तरीके से ब्रिटिशर्स से, अंग्रेजों से परेशान थे। इवन पुर्तगाली भी हम लोगों को गुलाम बनाए थे। तो इन लोगों से भी हम, मतलब जो भी लोगों ने हम लोगों को गुलाम बनाया था, हम लोग उनसे बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। तो ये जो परेशानी का रीज़न है, मतलब ये भी परेशान, इस लोकेलिटी में रहने वाले ये भी परेशान है, हम इस लोकेलिटी में रहने वाले हम भी परेशान हैं। तो हम दोनों की एक क्या हुई फीलिंग जुड़ी कि हम दोनों ही परेशान हैं, और फिर हम दोनों एक साथ आए, और उस साथ में आने की वजह से क्या हुआ, हमने ये जो ब्रिटिशर्स वगैरह था इनको हमने भगा दिया। तो इसमें ये बताया गया कि हम किस तरीके से एक साथ है। अब दरअसल क्या होता है कि जब हम लोग एक साथ जुड़ रहे हैं, इसके लिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूंगा कि फॉर एग्जांपल आपके पास सिक्के रखे हो, अगर सिक्के अलग अलग आपके पॉकेट में रखे हुए हैं तो वो साउंड नहीं करेंगे। लेकिन जब सिक्के आपके एक पॉकेट में रखे जाएंगे तो क्या होगा, साउंड आएगा। तो सेम इसी तरीके से भारत देश के अंदर भी हुआ कि जब अलग अलग कम्युनिटी के लोग एक साथ जुड़ रहे थे, एक साथ तालमेल बिठा रहे थे, तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करने में हमें प्रॉब्लम हुई थी, थोड़ा शोर शराबा भी हुआ था, लड़ाई वगैरह भी हुई थी, लेकिन एडजस्टमेंट हो गई। और एडजस्टमेंट की वजह से हमने उनके ब्रिटिशर्स को मार भगाया यहाँ से। तो ये चैप्टर इसी के बारे में बात करता है, आंदोलनों के बारे में बात करता है, जैसे असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में ये बात करता है। मेनली ये जो चैप्टर है 1920 के जो दशक में जो घटनाएं घटी हैं उस पे ये आधारित है। तो ये तो इसकी समरी थी कि आपको आगे क्या क्या चीज़ें पढ़ने को मिलेगा। मेन जो हमारा शुरू होता है वो यहाँ से शुरू होता है, इसका आपको नोट्स प्रिपेयर करना है। तो जो पहला पॉइंट, इसका जो टॉपिक है वो टॉपिक है पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग। तो यहाँ इस पेज के अंदर पहला विश्व युद्ध बताया गया है, खिलाफत और असहयोग के बारे में हम आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखें जो हमारा पहला विश्व युद्ध हुआ था वो 1914 से लेकर 1918 तक हमारा ये हुआ था। तो इसमें क्या बात बताई जाती है कि सबसे पहली बात यह है कि विश्व युद्ध ने नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी थी। इसके कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। ये चीज याद करने वाली है कि इसके कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। दरअसल क्या होता है कि जब कोई भी कंट्री है वो वॉर करती है, तो वॉर करने के लिए वो सारा ज़्यादातर जो उसकी देश का जो इनकम होता है वो कहाँ लगाती है, मिलिट्री के लिए लगाती है, जैसे वेपन्स खरीदने के लिए लगाएगी, बम खरीदने के लिए लगाएगी, जो सेना है उसके इलाज के लिए, उनके खान पीने के लिए सारा पैसा खर्च करेगी। तो अब बाकी की जो चीज़ हो चल रही होगी उस पर रुक देगा। मेन फोकस क्या हो जाएगा कि सेना के लिए ज़्यादातर पैसा खर्च किया जाएगा, उनके सामानों मानों के लिए खर्च किया जाएगा। अब जो युद्ध है वो काफ़ी लंबा चला, तो ये था नहीं कि 2-4 दिन में ख़त्म हो गया, काफ़ी लंबे समय तक चला। तो इस वजह से क्या हुआ कि हमारा ज़्यादातर जो पैसा था वो कहाँ खर्च हो गया, युद्ध के अंदर खर्च हो गया। हालांकि पहले विश्व युद्ध के अंदर हम पार्टिसिपेट नहीं किए थे, इंडिया पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन ब्रिटिशर पार्टिसिपेट किया था, यानी ब्रिटेन ने पार्टिसिपेट किया था और उसके गुलाम हम थे। तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो हमसे वसूलता था वो सारी चीजें, नुकसान वो करता था और भरपाई हमसे वो करता था। इस खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पे कर्जे लिए गए। अब खर्चे की भरपाई करने के लिए क्या, उसने युद्ध के नाम पे सबसे कर्जा ले लिया कि हमें उधार दो, पैसा दे दो, युद्ध चल रहा है। तो कंट्रीज हैं वो दे भी देती थी, उनका भी फायदा रहता था कि चलो दे दो, बाद में जीतेगा तो दे देगा। और करों में वृद्धि की गई। दूसरी चीज क्या गई, मेन चीज जो यहाँ पे किया गया, युद्ध के नाम पे कर्ज लिए गए, लोन खुद चढ़ गया। दूसरी चीज जो टैक्सेस है उसकी बढ़ा दिया गया, टैक्स बढ़ा दिया गया, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया और आयकर शुरू किया गया। सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया मीन्स कि अगर आप विदेश से कोई वस्तु खरीद रहे हो या विदेश में कोई वस्तु भेज रहे हो तो अब उस पर आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, यानी कि महंगाई बढ़ गई एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, यानी आपको और आपकी जेब से और पैसा जाएगा। आयकर बढ़ा शुरू किया गया, यानी आपके जो इनकम है उस पे भी पैसा बढ़ा दिया गया, यानी आपके इनकम, अगर आप जितना इनकम कमाते हो उसका कुछ हिस्सा आपको सरकार को देना पड़ेगा। युद्ध के दौरान कीमतें तेजी से बढ़ रही थी, क्योंकि युद्ध चल रहा है तो बाकी चीजें प्रोडक्शन पे कम हो रही है। तो युद्ध की वजह से क्या हुए थे, जो
जो कीमतें हैं वो तेजी से बढ़ रही थी। 1913 से 1918 के बीच कीमतें 2 गुना हो चुकी थी लगभग। कोई भी जो चीज़ थी उसकी कीमत 2 गुनी हो चुकी थी, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई थी, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, दोगुनी हो गई हर चीज़ की कीमत। तो उनको सर्वाइव कर पाना, चीज़ें ले पाना उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। गाँव में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा था। दूसरा चीज ये हुआ कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो युद्ध कर रहे हैं, तो युद्ध करने के लिए वो भारत से लोगों को लेकर जा रहे हैं, और उनका मन हो या ना हो उनका जबरन भर्ती किया जा रहा है, मतलब जबरदस्ती उनको सेना में लेकर जाया जा रहा है और उनसे युद्ध लड़वाया ज़्यादा। तो इससे जो ग्रामीण के इलाके, जो गांव में रहने वाले लोग थे, उनको गुस्सा आ गया कि ये तो ज़बरदस्ती है, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। 1918 से 19 और 1920 से 21 में देश के बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब हो गई। अब फसल खराब हो गई और जिसके कारण खाद्य पदार्थों का भारी अभाव पैदा हो गया, क्योंकि जो फसल है वो खराब हो गई। जब फसल ही खराब हो जाएगी तो उससे फूड कैसे मिलेगा, यानी जब आपका क्रॉप ही फेल हो गया तो जो क्रॉप से जो चीज़ें बनती हैं जैसे दाल चावल या उनसे भी जो चीज़ें बनती हैं वो कैसे बनेगा। तो इसकी वजह से क्या हो गया, जब खाद्य पदार्थों की कमी हो गई, इसी के साथ साथ क्या हुआ, उसी समय फ्लू की महामारी भी फैल गई। फ्लू एक बीमारी होती है, खांसी जुकाम जैसी होती है, तो उस वक्त महामारी ये फैल गई, यानी बहुत लोगों को फ्लू की बीमारी लगने लगी और इलाज ना हो पाने की वजह से वो लोग मरने लगे। 1921 की जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग मारे गए, यानी दुर्भिक्ष यानी अकाल पड़ना या भूख की वजह से, क्योंकि खाद्य पदार्थों की कमी हो गई थी, हमारे पास खाने की कमी हो चुकी थी, फूड हमारे पास था नहीं उतना। तो इसके वजह से क्या हो गया था कि जो लोग हैं जिनको फूड नहीं मिल पा रहा था तो भूख की वजह से मर गए, और 120 से 130 लाख लोग मारे गए इस भूख, खाना ना मिल पाने की वजह से और महामारी यानी ये फ्लू की वजह से। लोगों को एक उम्मीद थी, जैसे हमें एक उम्मीद है, कोरोना चल रहा है तो हमें एक उम्मीद है कि जैसे कोरोना खत्म होगा हर एक चीज़ सब सामान्य हो जाएगा, लाइफ स्टाइल हमारी फिर से पटरी पे धीरे धीरे करके आने लगेगी। लोगों की यही उम्मीद थी कि युद्ध खत्म होने के बाद उनकी मुसीबतें कम हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन लोगों का ये बिलीव था कि एक बार युद्ध खत्म हो जाए तो हमारे ऊपर ये जो टेंशन है वो हर चीज़ का खत्म हो जाएगा, जो मुसीबत हम पे चल रही है ये खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। इसी समय एक नया नेता सामने आया, इसी वक्त एक नया नेता सामने आया, उसने संघर्ष का एक नया ढंग, एक नया तरीका पेश किया। तो उस वक्त क्या हुआ कि एक नया नेता है, वो नया नेता कौन है बहुत ही ईजी होगा गेस करने में, क्योंकि पूरे चैप्टर में उस नेता की बहुत जिक्र किया गया, तो आपके लिए बहुत ही ईजी होगा। और उसने एक संघर्ष का एक नया ढंग दिया। उसने कहा कि संघर्ष के लिए उसने एक नया तरीका बताया कि संघर्ष ऐसे किया जा सकता है, इस तरीके से हम चीज़ों को विरोध कर सकते हैं, और उन्होंने ही देश को आज़ादी दिलाने में अपना महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। हालांकि देश के अंदर हर एक पर्सन ने उस वक्त, हर एक छोटे से छोटे बच्चे ने भी देश को आज़ादी दिलाने में हर एक बंदे ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। तो यहाँ की वीडियो यहीं पे ही ख़त्म होती है, और वीडियो कैसी लगी है आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, और नेक्स्ट वीडियो भी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, उसको हम नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं, तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए।